कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है जहां चिंपैंजियों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। तभी अचानक उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, अगले ही पल शिकारियों ने उन पर हमला कर दिया और देखते ही देखते सभी चिंपैंजियों को पिंजरों में कैद कर लिया गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी चिंपैंजियों को जेनेसिस नामक कंपनी में कैद करके रखा गया था, जहां उन पर प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं हम विल नाम के एक वैज्ञानिक को देखते हैं जो अल्जाइमर जैसी बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके पिता खुद इस बीमारी के शिकार थे। हालांकि विल की जिंदगी में उसके पिता के अलावा कोई नहीं था। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान धीरे धीरे अपनी पूरी पहचान भूल जाता है और विल बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके पिता इस बीमारी के शिकार हो जाएं। इसलिए वह किसी भी तरह इलाज ढूंढने में लगा था। हालांकि वह इलाज ढूंढ भी लेता है, लेकिन दिक्कत यह थी कि वह सीधे इसका इस्तेमाल इंसान पर नहीं कर सकता था। इसलिए सबसे पहले इस सीरम को एक फीमेल चिंपैंजी पर टेस्ट किया जाता है। सीरम लगते ही वह चिंपैंजी काफी तेज हो जाती है। विल जब यह देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। अब उसे लगता है कि वह इसका इस्तेमाल इंसानों पर भी कर सकता है। अब एक बोर्ड मीटिंग रखी जाती है जहां विल अपनी रिजल्ट्स की प्रेजेंटेशन देता है और सबको यकीन दिलाता है कि यह इंजेक्शन अब इंसानों पर भी काम कर सकता है। बोर्ड के सभी सदस्य ये सुनकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि यह दवा पूरी तरह अपना काम कर रही थी। दूसरी तरफ फीमेल चिंपैंजी को दिखाया जाता है। आज उसका बिहेवियर बहुत ही अलग लग रहा था। एक वर्कर उसे उसके स्थान से दूसरी जगह ले जाना चाहता था, लेकिन वह चिंपैंजी वहां से बिल्कुल नहीं हिली। जब वर्कर उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश करता है तो वह अचानक बेकाबू हो जाती है और अगले ही पल अपने सेल से बाहर निकलकर हर तरफ तबाही मचा देती है। वह भागते हुए सीधा उस लैब की तरफ आ जाती है जहां सभी सदस्यों की मीटिंग चल रही थी। यहाँ विल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब वह चिंपैंजी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। पर तभी गार्ड मौका देखते ही उसे गोली मार देते हैं, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब यह सब हलचल देखकर सभी वैज्ञानिकों को लगा कि विल की यह रिसर्च किसी काम की नहीं है। इसी वजह से सब वैज्ञानिक मिलकर एक फैसला लेते हैं कि लैब में जितने भी चिंपैंजी पर यह सीरम हुआ है उन सबको खत्म कर दिया जाए। विल यह सुनकर शॉक हो जाता है। वह अपने बॉस को समझाने की पूरी कोशिश करता है और उसे कहता है कि उसकी रिसर्च में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसका बॉस सीधे मना कर देता है। विल की कई सालों की मेहनत एक ही झटके में जाया हो चुकी थी। दुख के साथ वह लैब के अंदर चला जाता है। जाते ही लैब का कंट्रोलर उसके पास आता है और तभी पता चलता है कि विल की रिसर्च में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दरअसल उस चिंपैंजी ने एक बच्चे को जन्म दिया था और वह अपने बच्चे को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। विल को पूरी तरह समझ आ जाता है कि उसकी सीरम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोलर उसे बताता है कि सभी चिंपैंजियों को मार दिया गया है, लेकिन फीमेल चिंपैंजी का बच्चा अभी भी जिंदा है। अब इस लैब में उस चिंपैंजी के बच्चे को खतरा था, इसलिए विल उस बच्चे को सीधे अपने घर ले आता है। विल के पिता उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इतना छोटा होने के बावजूद भी उसका दिमाग सामान्य जानवरों जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि इंसानों से भी 2 गुना तेज काम कर रहा था। कई दिनों तक उस घर के अंदर रहते रहते अब बच्चे को विल के पिता से लगाव हो चुका था। विल उसका नाम सीजर रखता है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और सीजर को विल के घर में रहते 3 साल हो जाते हैं। अब सीजर काफी तेज और पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका था। वह हर छोटे बड़े काम कर सकता था, गेम्स खेल लेता था और सारी किताबें पढ़ भी लेता था। उसकी लर्निंग स्पीड इतनी फास्ट थी कि विल भी उसे देखकर हैरान था। हालांकि सीजर अब भी इंसानों की तरह बोल नहीं सकता था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वह हर बात को पूरी तरह समझता था। उधर विल के पिता की दिमागी हालत धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी। अल्जाइमर की वजह से उनकी याददाश्त पूरी तरह खत्म हो रही थी। हालत इतनी बिगड़ गई कि उनकी नर्स ने भी उनका ख्याल रखने से साफ मना कर दिया। ये सब देखकर विल का दिल अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसके पिता ही उसका आखिरी सहारा थे, लेकिन अब वह धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे थे। अब विल जब लैब जाता है तो वहाँ से वह चुपके से वही एक्सपेरिमेंटल सीरम अपने घर ले आता है जो उसने पहले फीमेल चिंपैंजी पर टेस्ट किया था। घर आकर विल वह सीरम अपने पिता को लगा देता है। पूरी रात विल इसी टेंशन में सो नहीं पाता कि कहीं वह सीरम उल्टा न कर जाए, लेकिन सुबह जब उसने देखा तो उसके पिता बहुत तेजी से पियानो बजा रहे थे, जिसे देखकर वह काफी खुश हो जाता है। मतलब कि उस सीरम ने अपना काम कर दिया था। दूसरी तरफ सीजर खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते हुए देख रहा होता है, जिसके बाद उसका भी दिल करता है कि वह आजादी से बाहर निकलकर उन्हीं की तरह आजादी से खेले। फिर चुपके से वह बाहर निकलकर पड़ोसी के घर चला जाता है, लेकिन वहाँ घर का मालिक उसे देख लेता है। वह आदमी गुस्से में सीजर पर हमला कर देता है, लेकिन मौके पर विल आकर उसे बचा लेता है। वह आदमी उन तीनों पर गुस्सा होता है। विल उसे समझाने की कोशिश करता है कि सीजर सिर्फ खेलने के लिए बाहर आया था, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन वह आदमी भड़काते हुए कहता है, ये बंदर दोबारा इधर आया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। उस आदमी के हमले के दौरान सीजर के पैर में चोट लग जाती है। विल जल्दी से उसे डॉक्टर कैरोलिन के पास ले जाता है। जब कैरोलिन सीजर का इलाज करती है तब वह अपने सामने सीजर का इंसानों जैसा व्यवहार करता देखकर हैरान रह जाती है। और इसी बीच विल के साथ भी डॉक्टर इंटीमेट हो जाती है। कैरोलिन जब विल के घर आती है तो उसे पता चलता है कि सीजर हमेशा घर के अंदर ही कैद रहता है। तभी कैरोलिन विल से सीजर को बाहर ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि वह घर के अंदर रह रहकर बोर हो चुका है। विल भी मान जाता है। उसी दिन वे दोनों मिलकर सीजर को पास के ही एक जंगल में ले जाते हैं। वहाँ हरा भरा खूबसूरत जंगल देखकर
सीजर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह जगह उसे बहुत पसंद आती है। ऐसे ही धीरे धीरे 5 साल और गुजर जाते हैं। सीजर अब बड़ा और ज्यादा मैच्योर हो चुका होता है। एक दिन जब वे सब उस जंगल में थे तो वहाँ एक फैमिली आती है। सीजर को देखकर उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है, जिससे सीजर यह नजारा देखकर काफी निराश हो जाता है। दरअसल उसे याद आता है कि उसके अपने गले में भी वैसा ही पट्टा बंधा हुआ है। इसीलिए वह तुरंत विल से इशारों में पूछता है, क्या मैं भी कुत्ते की तरह एक पालतू हूँ? विल उसे कहता है, नहीं सीजर, तुम कोई जानवर नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। लेकिन सीजर अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर सवाल और गहरे हो चुके थे। वह अपनी पहचान को जानना चाहता था। यह सुनते ही विल उसे सीधे अपनी लैब के बाहर ले जाता है और अब उसे साफ साफ सच बता देता है कि तुम्हारी माँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी माँ तो मारी गई, लेकिन उसी वजह से वह इतना इंटेलिजेंट बन पाया है। अब सीजर धीरे धीरे अपने बारे में सब समझने लगता है, लेकिन अपनी माँ के मरने की खबर उसे अंदर से पूरी तरह दुखी कर देती है। इसके बाद वे तीनों घर वापस आते हैं, जहाँ विल के पिता भी मौजूद होते हैं। सब खाना खा रहे होते हैं। तभी वह अपने पिता की तरफ देखता है, जो उल्टी चम्मच से खाना खा रहे थे, क्योंकि उस इंजेक्शन का असर अपूरा हो चुका था और धीरे धीरे खत्म होने लगा था। ये देखकर विल बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन जब विल अपने काम के लिए ऑफिस में होता है, इधर उसके पिता का गाड़ी चलाने का दिल करता है, क्योंकि दवा का असर अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। इसी वजह से गाड़ी रिवर्स करने की बजाय आगे खड़ी पड़ोसी की गाड़ी से टकरा देते हैं। आवाज सुनते ही पड़ोसी बाहर निकल आता है। यह वही आदमी होता है जिसने पहले भी सीजर पर हमला किया था। गुस्से में वह विल के पिता को पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लेता है और उनके साथ हाथापाई शुरू कर देता है। ये सब देखकर सीजर, जो घर के अंदर होता है, खुद को रोक नहीं पाता। उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तुरंत बाहर दौड़ कर आता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। सीजर का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह उस आदमी की उंगली बीच से काट देता है। ठीक 2 दिन बाद वह आदमी सीजर के खिलाफ कोर्ट में रिपोर्ट कर देता है, जिससे कोर्ट यह फैसला सुनाती है कि अब सीजर को घर में नहीं रखा जा सकता। इसलिए एनिमल टीम सीजर को एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पहले से और भी कई चिंपैंजी होते हैं। जब सीजर वहाँ आता है तो उसे लगता है कि शायद उसे यहाँ खेलने के लिए लाया गया है, इसलिए वह खुश हो जाता है। मगर उसे क्या पता कि अब से वह अपनी सारी जिंदगी यहीं पर गुजारेगा। जब सीजर विल को यहाँ से जाते देखता है तो वह तुरंत विल के पास दौड़ता है और उसे इशारों से बताने लगता है कि उसे यहाँ न छोड़ा जाए, उसे अपने साथ ले चला जाए। मगर विल उसे कहता है कि अब से उसे यहीं अपनी बाकी जिंदगी गुजारनी होगी। ये सुनकर सीजर बहुत उदास हो जाता है। विल भी उसी पल अंदर से टूट जाता है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। वह मजबूरी में बस इतना ही कह पाता है कि अब उसे यहीं रहना होगा। सीजर धीरे धीरे समझ जाता है कि इस बार विल उसे छोड़कर जा रहा है और शायद वह उसे दोबारा वापस लेने नहीं आएगा। दूसरी तरफ विल के पिता की हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अल्जाइमर बीमारी ने उन्हें दोबारा पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। यह सब देखकर विल के अंदर दुख बढ़ जाता है, क्योंकि वह एक साइंटिस्ट होकर भी इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहा था। अब वह फैसला करता है कि वह किसी भी सूरत में इस बीमारी का इलाज हर हाल में ढूंढ कर ही रहेगा। वह अपने बॉस से कहता है कि जब उसने वह इंजेक्शन अपने पिता को लगाया था तब वह पूरी तरह ठीक हो गए थे, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उस दवा का असर खत्म हो गया और एक बार फिर बीमारी ने उन्हें घेर लिया है। वह बॉस से कहता है कि अब वह दोबारा एक नई दवा बनाएगा जिससे उसके पिता हमेशा के लिए ठीक हो सकें। यह सुनकर बॉस मान जाता है और कहता है कि यह आखिरी मौका है। उधर सीजर को देखते हैं, जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह चुपचाप बैठा विल के वापस आने का इंतजार करता रहता है कि कब विल वापस आएगा और उसे साथ वापस ले जाएगा। यहाँ तक कि वह विल के आने तक वहाँ भूखा ही बैठा रहता है, क्योंकि जो खाना उसे दिया जाता है वह बहुत घटिया होता है। यहाँ तक कि खाना न खाने पर उसे टॉर्चर भी किया जाता है। तन्हाई में वह दीवार पर चौक से एक स्केच बनाता है। ये उस खिड़की की ड्राइंग होती है जहाँ से वह अपने घर से बाहर की दुनिया देखा करता था। ये साफ था कि वह अपनी पुरानी जिंदगी और घर को कितना याद कर रहा है। इधर विल अपनी लैब में कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली एक नई, पहले से ज्यादा पावरफुल दवा बना ही लेता है। इस दवा को टेस्ट करने के लिए एक चिंपैंजी को तैयार किया जाता है और जैसे ही इंजेक्शन उसे लगने ही वाला था, अचानक प्रेशर की वजह से एक पाइप फट जाता है। वहाँ मौजूद एक वर्कर, जिसका नाम फ्रैंक होता है, मास्क न पहनने की वजह से थोड़ी सी गैस उसके अंदर चली जाती है, लेकिन किसी तरह करके वे फाइनली उस चिंपैंजी को इंजेक्शन लगा देते हैं। कुछ ही देर में उसका बिहेवियर बदलने लगता है। वह पहले से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। इसका मतलब यह नई बनाई गई दवा भी काम कर रही है। इस कामयाबी के बाद विल और कैरोलाइन दोनों सीजर से मिलने जाते हैं। वहाँ जाकर वह देखते हैं कि सीजर को एक छोटे से केज में बंद किया गया है और साथ ही उसके हाथ में चोट भी लगी हुई है। ये सब देखकर विल का गुस्सा फूट पड़ता है। वह वहाँ के गार्ड्स को सीधे धमकाता है कि अगर सीजर के साथ दोबारा कोई जबरदस्ती की गई तो वह पूरी तरह इस जगह को बंद करवा देगा। विल सीजर से कहता है कि वह अभी उसे वापस घर नहीं ले जा सकता। जब तक कोर्ट से परमिशन नहीं मिलती उसे यहीं रहना होगा। ये बात सुनकर सीजर का दिल टूट जाता है। विल वहाँ से चला जाता है और सीजर अकेला रह जाता है। अब उसकी जिंदगी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी होती है और धीरे धीरे उसे अपने घर की यादें सताने लगती हैं। दूसरी तरफ जब विल घर वापस आता है तो वह अपने पिता की बिगड़ती हुई हालत देखकर घबरा जाता है। उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह उन्हें अपनी बनाई हुई नई दवा देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोककर कहते हैं कि अब कोई
कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब उनके जाने का समय हो चुका है। कुछ ही देर बाद उसके पिता वहीं दम तोड़ देते हैं। ये देखकर उसका दुख और भी बढ़ जाता है। अब उसकी जिंदगी में न उसके पिता रहे न कोई और। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सीजर ही एक आखिरी सहारा है। इसलिए वह काफी सारे पैसे लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां सीजर को बंद करके रखा गया होता है। वहां का जो इंचार्ज होता है पहले तो वह मना कर देता है, लेकिन जब उसके सामने बहुत सारे पैसे रखे जाते हैं तो वह आदमी मान जाता है। विल तुरंत सीजर के पास जाता है। वह प्यार से कहता है चलो वापस घर चलते हैं, लेकिन तभी सीजर अचानक गेट बंद कर देता है। मतलब वह अब उसके साथ जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसने विल के हाथ में पट्टा देख लिया था, जिसे देखकर वह समझ गया था कि विल के साथ जाते ही वह दोबारा एक कैदी बन जाएगा। इसलिए सीजर उसके साथ जाने से साफ मना कर देता है। अब उसने फैसला कर लिया कि वह सिर्फ अपनी नहीं बल्कि यहाँ बंद हर एक चिंपैंजी की आजादी के लिए खड़ा होगा। इसलिए विल न चाहते हुए भी वहाँ से चला जाता है। उसी रात एक कर्मचारी के कुछ दोस्त वहाँ आते हैं, सिर्फ वहाँ बंद चिंपैंजी देखने। उनमें से एक लड़का जब सीजर के पास आता है तो अचानक सीजर उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और मौके पर उसकी जेब से एक छोटा सा चाकू चुरा लेता है। वह धीरे धीरे उसी चाकू की मदद से अपने सेल का गेट खोल लेता है। गेट खोलते ही वह ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाता है। वह सीधे विल के घर तक पहुंचता है और वहां उसे वही एक्सपेरिमेंटल दवा मिल जाती है जो विल ने अल्जाइमर बीमारी को रोकने के लिए बनाई थी। दवा हाथ लगते ही सीजर वापस उसी जगह लौटता है जहां बाकी चिंपैंजी बंद थे। वहां आते ही वह दवा नीचे गिरा देता है, जिसकी गैस धीरे धीरे पूरे एरिया में फैल जाती है, जिसे सारे चिंपैंजी अपने अंदर खींच लेते हैं। कुछ ही देर में दवा काम कर जाती है और वहां के सारे चिंपैंजी सीजर की तरह इंटेलिजेंट बन जाते हैं। सीजर का प्लान भी यही था, लेकिन दूसरी तरफ सब कुछ उल्टा भी हो चुका था। फ्रैंक, जिसकी बॉडी में वह गैस गलती से चली गई थी, उसकी मौत हो जाती है। मतलब यह दवा सिर्फ और सिर्फ चिंपैंजी पर ही काम करती है और यह दवा इंसानों के अंदर जाते ही उन्हें जान से मार देती है। उधर सीजर भी पूरी तरह तैयार खड़ा था। वह फैसला करता है कि अब सब मिलकर इस जगह से भागेंगे, लेकिन तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है जो यहाँ सबकी रखवाली करता था। उसे देखते ही सीजर के अंदर गुस्सा उभर आता है। वह आदमी अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक से सीजर को शॉक मार देता है, लेकिन जैसे तैसे करके सीजर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। वह आदमी सीजर को हाथ छोड़ने को कहता है और इसी बीच असली सीन आता है जब सीजर अपने मुंह से पहली बार नो बोलता है। अगले ही पल सीजर उसे जोरदार मुक्का मार देता है। उसके बाद वह एक एक करके सारे कैद चिंपैंजी को आजाद कर देता है। इसी दौरान वह वर्कर दोबारा आ जाता है। वह तुरंत इलेक्ट्रिक स्टिक उठाकर उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सीजर प्रेशर पाइप खोल देता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी में करंट फैल जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद सारे चिंपैंजी उस जगह से बाहर निकलकर शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वे सारे चिंपैंजी उस शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही उन्होंने हर तरफ तोड़ फोड़ कर दी। सीजर अपने सभी साथियों को लेकर विल की लैब के पास पहुंचता है। लैब के अंदर घुसते ही उन्होंने वहां कैद बाकी साथियों को भी आजाद कर दिया। अब यहाँ इनकी पूरी की पूरी फौज बन चुकी थी। वहीं विल, जिसे सीजर की बहुत याद आ रही थी, वह उस जगह कॉल करता है जहाँ सीजर को रखा गया था, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आता। टेंशन में आकर वह सीधे उस जगह पर पहुंचता है। वहां आते ही उसे एक भी चिंपैंजी दिखाई नहीं देते। इसी दौरान उसे एक जख्मी हुआ वर्कर मिलता है। विल उससे सीजर के बारे में पूछता है। वह बताता है कि सीजर सबको लेकर चला गया और जाते जाते सीजर बोल भी गया था। ये सुनते ही विल समझ जाता है कि सीजर उसी जंगल की तरफ जा रहा होगा जहाँ बचपन में वह उसे ले जाया करता था। दूसरी तरफ सीजर अपनी पूरी फौज के साथ शहर को पार करके आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ते ही उनके सामने एक बड़ा ब्रिज आ जाता है जहाँ पुलिस पहले से ही उनका रास्ता रोक कर खड़ी होती है। अब चिंपैंजी और पुलिस के बीच एक बड़ी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन सीजर का मकसद इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। पुलिस उन पर हर तरफ से हमला कर देती है। चारों तरफ से हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं। अब सीजर पूरी तरह फंस चुका था। पुलिस वाले उस पर लगातार गोलियां चलाने लगते हैं। इससे पहले कि उसे कोई गोली लगती, अचानक एक बहुत बड़ा गोरिल्ला सीधे हेलीकॉप्टर पर कूद पड़ता है, जिससे वह हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है, लेकिन वह गोरिल्ला खुद मर जाता है। इसी बीच एंट्री होती है कोबा की। यही वह चिंपैंजी था जिस पर लैब में दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसका गुस्सा फूट चुका होता है और वह सीधे उस आदमी को मार देता है जिसकी एक्सपेरिमेंट कंपनी थी। इसी दौरान एक गोरिल्ला एक पुलिस ऑफिसर को मारने ही वाला था, लेकिन सीजर तुरंत उसे रोक देता है, क्योंकि उसका मकसद इंसानों को नुकसान पहुंचाना कभी नहीं था। तभी वहां विल भी पहुंच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब सीजर उसकी बात सुनता ही नहीं। वह अपनी पूरी फौज लेकर सीधे उस जंगल की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ ही देर में वे सब जंगल के अंदर घुस जाते हैं। थोड़ी देर बाद विल भी वहां पहुंच जाता है। वह सीजर को अपने पास बुलाने लगता है। विल उससे कहता है, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और मेरे साथ मेरे घर चल। लेकिन आगे से सीजर दुखी होकर उसे गले लगाता है और उसके कान में कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, क्योंकि अब यही मेरा घर है। इसलिए विल न चाहने के बावजूद उसे वहां छोड़कर अकेला वापस चला जाता है। अब सीजर और उसके साथी इसी जंगल में रहने वाले थे और अब इस जंगल का लीडर भी सीजर बन जाता है। दूसरी तरफ हम विल के पड़ोसी को देखते हैं। यह वही आदमी है जिसकी उंगली कभी सीजर ने काटी थी। तभी अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। असल में फ्रैंक को एक दिन जोर की खांसी आती है और नाक से निकले खून के छींटे उस पड़ोसी पर जा गिरते हैं और यहीं से सब कुछ
बदल जाता है। वह पड़ोसी एक पायलट होता है जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलाता है। इन्फेक्टेड होने की वजह से वह धीरे धीरे पूरी दुनिया में यह खतरनाक वायरस फैलाने लगता है और देखते ही देखते पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आ जाती है। अब इस कहानी का अगला चैप्टर 2014 में आता है। अब वायरस फैले पूरे 10 साल बीत चुके होते हैं और दुनिया बिल्कुल बदल चुकी होती है। इंसानों की आबादी लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। जहाँ एक तरफ इंसान धीरे धीरे खत्म हो रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ चिंपैंजियों की आबादी तेजी से बढ़ रही होती है। जंगल अब उनका घर ही नहीं बल्कि उनकी पूरी दुनिया बन चुकी थी। अब सीजर का एक बेटा भी है जिसका नाम रिकी है। एक दिन रिकी अपने दोस्त के साथ जंगल में खेल रहा होता है, तभी अचानक उनके सामने इंसान आ जाते हैं। वह इंसान अकेला नहीं होता, उसके साथ एक पूरी टीम होती है। दरअसल ये लोग जंगल के अंदर एक पुराने हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को चेक करने आए होते हैं। रिकी को देखते ही उस आदमी ने सीधे अपनी गन निकाल ली, जिसे देखकर रिकी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डर के मारे वह आदमी उस पर गोली चला देता है। वह गोली सीधे रिकी के दोस्त को लगती है और वह बुरी तरह जख्मी होकर गिर जाता है। कुछ ही सेकंड में बाकी सारे चिंपैंजी वहां पहुंच जाते हैं। उनके चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है। तभी उन लोगों के ग्रुप का लीडर जॉन आगे बढ़ता है। वह सीजर से कहता है, हम यहाँ लड़ने नहीं आए बल्कि हमें डैम रिपेयर करके पूरे शहर में बिजली वापस लानी है। चूंकि यह उनकी एक गलती थी, इसलिए सीजर मान जाता है और कहता है, आज के बाद दोबारा यहाँ आए तो जान से मार देंगे। यह सुनते ही वे सब लोग वहाँ से उल्टे पांव भाग निकलते हैं। लेकिन चिंपैंजियों के बीच कोबा अंदर ही अंदर गुस्से से उबलने लगता है। वह इंसानों से बहुत नफरत करता है, इसलिए बाकी सबको भड़काता है कि इंसान वापस आ गए हैं और वे फिर से हमें दर्द देंगे। अगर अभी कुछ नहीं किया तो वे हमें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। उसकी बातें धीरे धीरे सबके दिमाग में बैठने लगी हैं। सीजर भी सोच में पड़ जाता है और आखिरकार फैसला करता है कि उन्हें इंसानों को अपनी ताकत दिखानी होगी। इसके बाद सीजर अपनी पूरी फौज के साथ जंगल से निकलकर इंसानी इलाके की तरफ बढ़ता है। जब वे शहर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ सब कुछ बदल चुका होता है। जो जगह कभी इंसानों से आबाद थी अब बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। बिल्डिंगें टूट चुकी थीं, रोड्स खाली थीं और हर तरफ बस खामोशी थी। जॉन फिर से उसके सामने आ जाता है। इतनी बड़ी सेना देखकर वह थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, हम तुमसे पहले ही माफी मांग चुके हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। सीजर गुस्से में जवाब देता है, आज के बाद अगर उनमें से कोई भी हमारे इलाके में दिखा तो वह जिंदा वापस नहीं लौटेगा। और इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जॉन की परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि जहाँ वे लोग रह रहे थे वहाँ बिजली का नामो निशान तक नहीं था और पावर का इकलौता सोर्स वही हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम था। जॉन अपने लीडर से कहता है, एक बार और कोशिश करते हैं, शायद सीजर मान जाए। इसके बाद जॉन अपनी पूरी टीम के साथ जंगल में पहुंच जाता है। सीजर से मिलकर वह अपना मसला बताता है कि पूरा शहर अंधेरे में डूबा है, लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है, इसलिए हर हाल में डैम रिपेयर करना होगा। कुछ देर सोचने के बाद सीजर कहता है, तुम लोग इस बार आ सकते हो, लेकिन जिसके पास भी हथियार हैं वे हमारे पास ही छोड़कर जाना होगा। मजबूरन उन्हें अपने सारे हथियार वहीं छोड़ने पड़ते हैं और वे अपनी टीम के साथ जंगल में पावर प्लांट की तरफ आ जाते हैं। काम के दौरान एक चिंपैंजी को उनके बैग में एक शॉटगन मिलती है। वह तुरंत उसे उठाकर सीधे सीजर के पास ले जाता है। गन देखकर वह जॉन और उसकी टीम से कहता है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है। वो उन्हें और कुछ बोलता, उसी समय एक चिंपैंजी उसे बताता है कि उसकी बीमार पत्नी को जॉन की पत्नी ने दवा दी थी और अब वह धीरे धीरे ठीक हो रही है। यह सुनकर सीजर रुक जाता है। उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और वह जॉन से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ कल का दिन है। जॉन की टीम में एक आदमी होता है जिसे इन चिंपैंजियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसे लगता था कि ये कभी भी हमला कर सकते हैं। इसी वजह से वह अपने साथ बहुत सारी मशीन गनें छुपा कर लाया होता है। जब वे चुपके से हमले की तैयारी कर रहे होते हैं तभी ऊपर से कोबा उन्हें देख लेता है। गुस्से से भरकर वह तुरंत सीजर के पास जाता है और बताता है कि इंसानों के पास एक नहीं बल्कि पूरी गाड़ी भरी हुई मशीन गनें हैं। सीजर उसे शांत रहने को कहता है, मैंने उन्हें कल का दिन दिया है, अगर तब तक ये लोग यहाँ से नहीं गए तो हम इन सबको मार डालेंगे। लेकिन कोबा के अंदर जलता गुस्सा उसे रोक नहीं पाता, इसलिए सीजर भी गुस्से में आकर उसकी अच्छी खासी धुनाई कर डालता है। उस मार के बाद कोबा की हालत बुरी हो जाती है और वह बदले की आग में जलने लगता है। किसी तरह वहाँ से बचकर वह सीधे इंसानी बस्ती की तरफ आ जाता है और उनके हथियार उठाकर बिना सोचे समझे कई लोगों को मार देता है। बदला लेने के बाद वह दोबारा जंगल में आता है और वहाँ कई चिंपैंजियों के घरों में आग लगा देता है। धीरे धीरे वह आग फैलने लगती है और अब वह अपना असली बदला सीजर से लेना चाहता है। जब उसे सीजर के पास कोई और चिंपैंजी नहीं दिखता तो वह बिना वक्त गंवाए उसे गोली मार देता है। गोली लगते ही सीजर नीचे गिर जाता है। कोबा तुरंत बाकी चिंपैंजियों के पास जाकर उन्हें भड़काने लगता है। इंसानों ने हमारे सारे घर जला दिए और सीजर को भी मार डाला, अब हमें उनसे बदला लेना ही होगा। उसकी बातें सुनकर सबके अंदर गुस्सा फैल जाता है। फिर कोबा एक बड़ा ऐलान करता है, आज से मैं तुम सबका लीडर हूँ क्योंकि सीजर मर चुका है। ये सुनकर सारे चिंपैंजी इंसानों के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं इंसानों के घरों में आखिरकार बिजली वापस आ चुकी होती है और वे सब अपनी पार्टी में मजे कर रहे होते हैं। लेकिन यह पार्टी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि कोबा अपनी पूरी फौज लेकर सीधे उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। कोबा अपनी फौज को उस जगह ले जाता है जहाँ इंसानों ने अपने हथियार छुपा कर रखे थे। एक एक करके हथियार उठाते ही सारे चिंपैंजी उन लोगों पर हमला कर देते हैं। इस हमले में कई लोग तुरंत मारे जाते हैं। हर तरफ जंग आग पकड़ लेती है। इंसान भी अपने मशीन गनों से पलटवार करते हैं, जिसमें कई चिंपैंजी भी मारे जाते हैं। लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए कोबा हार नहीं मानता और लगातार गोलियां चलाता रहता है। इसी अटैक के बीच वही
वही छोटा चिंपैंजी भी होता है जिसे पहले जंगल में गोली लगी थी। कोबा उसके हाथ में बंदूक थमाकर कहता है कि अब उसे भी इंसानों को खत्म करने में साथ देना होगा, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि उसे सीजर की सिखाई बात याद थी, बिना वजह कभी किसी इंसान को नुकसान मत पहुंचाना। ये सुनते ही कोबा का गुस्सा और भड़क उठता है और वह बिना सोचे समझे उस छोटे चिंपैंजी को बिल्डिंग से नीचे गिराकर मार डालता है। जो भी चिंपैंजी उसका ऑर्डर नहीं मानता उसे भी पकड़कर कैद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जॉन और उसकी पत्नी शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें सीजर बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा मिलता है। दोनों तुरंत उसकी मदद करते हैं, उसे गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आते हैं और उसका इलाज शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उसकी हालत बेहतर होने लगती है। जब सीजर होश में आता है वह जॉन को बताता है कि उस पर हमला किसी और ने नहीं, उसके अपने कोबा ने किया है। ये सुनकर जॉन हैरान रह जाता है। जॉन एक मेडिकल स्टोर जाता है जहाँ उसके सामने सीजर का बेटा रिकी आ जाता है। रिकी के हाथ में बंदूक होती है और वह उसे मारने के लिए तान देता है, लेकिन जॉन उसे रोक कर कहता है, तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा है। मैंने उनकी जान बचाने के लिए उन्हें अपने घर में छुपाया है और उन पर हमला हमने नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ने किया है। जॉन उसे सीधे अपने घर ले आता है। सीजर को जिंदा देखकर रिकी बहुत भावुक हो जाता है। पिता की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने पिता को बताता है कि कोबा ने गलत तरीके से खुद को लीडर बना लिया और उसने अपने ही हाथों कई मासूम जानें गंवा दी। सीजर भी उसे बताता है कि उस पर गोली किसी और ने नहीं, कोबा ने ही चलाई थी। यह सुनते ही रिकी के अंदर बदले की आग भड़क उठती है। वह सीधे उस जगह पहुंचता है जहां कोबा ने बेकसूर चिंपैंजियों को कैद कर रखा था और चुपके से सबको आजाद कर देता है। जॉन भी उसका साथ देता है और दोनों मिलकर एक टावर के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें वही आदमी मिलता है जो चिंपैंजियों को मारने की योजना बना रहा था। वह उन्हें बताता है कि बिजली वापस आते ही उसने रेडियो से आर्मी को संपर्क कर लिया है और कुछ ही देर में मिलिट्री फोर्स वहां पहुंचने वाली है। वह टावर के टॉप पर लगे बम भी दिखाता है और कहता है कि चिंपैंजी वहां आते ही वह रिमोट से इन्हें उड़ा देगा। असल में वह जॉन और रिकी को भी उन्हीं बमों से उड़ाना चाहता था। दूसरी तरफ सीजर उस जगह तक पहुंच चुका होता है जहां कोबा और उसकी सेना मौजूद होती है। वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ होता, लेकिन जब देखता है कि उसका बेटा अकेला ही मैदान में उतर आया है तो वह भी उसका साथ देने के लिए खुद मैदान में आ जाता है। सामना होते ही सीजर का गुस्सा उभरने लगता है। सीजर को जिंदा देखकर बाकी चिंपैंजियों को भी कोबा का असली चेहरा समझ आ जाता है कि उसने उन सब के साथ धोखा किया था। उधर शहर के दूसरे हिस्से में वही आदमी सीजर के बेटे और बहुत सारे चिंपैंजियों को पास आता देख रिमोट से सारे बम ब्लास्ट कर देता है, लेकिन जिसकी नीयत खराब हो वह खुद कहां बचता है। उन्हें मारने के चक्कर में वह खुद भी कई चिंपैंजियों के साथ मारा जाता है। खुशकिस्मती से सीजर का बेटा रिकी बम ब्लास्ट में बच जाता है। जब कोबा ने देखा कि सारे चिंपैंजी सीजर के साथ खड़े हो गए हैं तो उसने अपनी बंदूक से एक एक करके कई चिंपैंजियों को मारना शुरू कर दिया। अपने साथियों को मरता देखकर सीजर ऊपर से एक बहुत बड़ी छलांग लगाता हुआ सीधे उस पर हमला कर देता है। इस हमले में कोबा नीचे गिरते गिरते एक लोहे की रॉड से अटक जाता है और सीजर से मदद मांगता है। सीजर उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींचने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसका हाथ छोड़ देता है और कोबा सीधे नीचे गिरकर मारा जाता है क्योंकि उसने अपने ही खानदान से गद्दारी की थी। इसके बाद सीजर और जॉन एक दूसरे के साथी बन जाते हैं क्योंकि बुरे वक्त में जॉन ने उसका साथ दिया था और उसके बेटे दोनों की जान बचाई थी। जॉन कहता है, अब तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा। थोड़ी देर में यहाँ बहुत बड़ी आर्मी पहुंचने वाली है। जितना जल्दी हो सके अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना आर्मी तुम सबको देखते ही अंधाधुंध फायर कर देगी। इसके बाद सीजर बाहर आता है जहाँ उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है, जिसका नया बच्चा जन्मा है। ये देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। सारे चिंपैंजी सीजर के सामने खड़े होकर झुक जाते हैं क्योंकि अब हमेशा के लिए वही उनका लीडर है और उन्हें पता था कि आने वाली इंसानों की जंग में सिर्फ सीजर ही उनका सही नेतृत्व कर सकता है। हालांकि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आगे का पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।